इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो कि सेकेंड ईयर की फिजिक्स का पहला चैप्टर है। पिछली वीडियो में हमने उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और उनके आंसर्स एक्सप्लेन किए थे, जबकि यहाँ हम थ्योरी में से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चंस लेके आए हैं जिनको हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, स्टेट गॉसेस लॉ, यानी गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट बताएं। तो गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर या किसी भी क्लोज्ड सरफेस के थ्रू जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो बराबर होता है 1/ε0 मल्टीप्लाइड बाय द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड दैट सरफेस। यानी द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन इट। अच्छा, अब मान लीजिए कि ये हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस है और इसके सेंटर में कुछ पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है। जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसका जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो रेडियली आउटवर्ड होती हैं। तो जब वो स्फीयर जिसने उस चार्ज को एनक्लोज किया हुआ है उसकी बॉडी में से वो जो लाइंस ऑफ फोर्स जब पास कर देंगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पैदा होगा। वो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको कैसे कैलकुलेट करना है ये बताता है हमें गॉसेस लॉ। तो जो गॉसेस लॉ की जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरह से है कि फाई रिप्रेजेंट करता है फ्लक्स को और उसके नीचे लिखा हुआ ई जो है ये इलेक्ट्रिक को। तो फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0। इसमें जो ε0 है ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है मल्टीप्लाइड बाय टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड दैट सरफेस। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई ई इज इक्वल टू 1/ε0 मल्टीप्लाइड बाय क्यू। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताता चलूं कि जो गॉसेस लॉ है ये जो मैक्सवेल्स की जो 4 इक्वेशंस थी, 4 फंडामेंटल जो इक्वेशंस हैं मैक्सवेल की उनमें से एक है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। डिफाइन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो है वो डेफिनेशन बताई जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये एनर्जी का यूनिट है। कौन सी एनर्जी? अच्छा, मैं आपको पहले फिगर डायग्राम बता दूं कि अगर हमारे पास 2 प्लेट्स हैं और एक प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दूसरी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव जो प्लेट होती है, नेगेटिव चार्ज वाली जो प्लेट होती है वो लो पोटेंशियल पे होती है और जो पॉजिटिव जो चार्ज वाली जो प्लेट होती है वो हाई पोटेंशियल पे होती है। अच्छा, मान लीजिए कि दोनों प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाएगा तो एनर्जी गेन करेगा, और अगर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जंप करेगा तो एनर्जी लूज करेगा। वो जो एनर्जी है उस एनर्जी की अमाउंट को इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। यानी द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर्ड और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन एज इट ट्रेवर्सेस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी एक पोटेंशियल 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस वाले एरिया में से जब एक इलेक्ट्रॉन गुजरता है तो वो जो एनर्जी गेन या लूज करता है उसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। इसको EV के साथ लिखते हैं, स्मॉल e फॉर इलेक्ट्रॉन और कैपिटल V फॉर वोल्ट। सो EV, इसको 1 EV से भी लिखा जा सकता है और न्यूमेरिकली 1 EV किसके बराबर होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। तो फिर जैसे मैंने पहले कहा कि चूंकि ये एनर्जी का यूनिट है तो दो एनर्जी के यूनिट्स आ गए ना हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट और दूसरा जूल, उन दोनों के दरमियान कनेक्शन भी बिल्डअप हो गया। तो 1 EV इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो जूल से बहुत छोटा यूनिट है, जूल से बहुत छोटी ये अमाउंट होती है। और जैसे मैंने पहले बताया कि जस्ट लाइक जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी EV इज आल्सो द यूनिट ऑफ एनर्जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। डिफाइन कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के बारे में बताया जाए, उसकी डेफिनेशन बताई जाए। तो भाई एक कैपेसिटर की चार्ज को स्टोर करने की जो एबिलिटी होती है, जो कैपेसिटी होती है, उसको हम कैपेसिटेंस कहते हैं। यानी द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इट्स कैपेसिटेंस। अच्छा, अब ये है कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जबकि दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और उनके दरमियान जो सेपरेशन है उसको हम स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं और किसी एक प्लेट का जो एरिया है उसको हम a से रिप्रेजेंट करते हैं और उन दोनों के दरमियान रखा हुआ जो मीडियम है उसको डाइलेक्ट्रिक कहते हैं और उसकी परमिटिविटी को एप्सिलॉन कहते हैं। अच्छा, अब ये जो कैपेसिटेंस है इसको किस यूनिट में मेजर किया जाता है? फैराड में। अच्छा, और मैथमेटिकली चूंकि जो चार्ज होता है जो कि किसी भी प्लेट के ऊपर स्टोर होता है वो उस
के अक्रॉस लगाया गया जो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है यानी पोटेंशियल जो होता है उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो Q इज प्रोपोर्शनल टू V एंड Q इज इक्वल टू CV, और इसमें जो C है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और इसी को हम कैपेसिटेंस कहते हैं। और अगर इसमें से हम इसको अलग करना चाहें तो C इज इक्वल टू Q ओवर V दूसरी तरफ जाकर Q के साथ डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ से हमें पता चलता है कि जो C है यानी उसकी जो यूनिट है वो फैरड है, और 1 फैरड जो है अगर हम Q की जगह 1 V की जगह 1 लगाएं तो आंसर क्या आएगा 1C। सो 1 फैरड इज इक्वल टू 1C यानी 1 कूलम पर वोल्ट। सो 1 फैरड इज इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम इसी से ले रहे हैं कि डिफाइन 1 फैरड यानी यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस को डिफाइन करें। तो उसको डिफाइन करने के लिए मैं आपको पहले फिगर डायग्राम पे ले चलूँ। अगर हमारे पास 2 प्लेट्स हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जबकि दूसरी के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और मान लीजिए कि उन दोनों प्लेट्स के दरमियान कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। अच्छा, अब आपने क्या किया, इन दोनों प्लेट्स में से किसी एक प्लेट को आपने चार्ज दिया, कितना 1 कूलम का। जो ही आपने उस एक प्लेट को चार्ज दिया 1 कूलम का तो उन दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया, कितना 1 वोल्ट। तो अगर 1 कूलम चार्ज किसी एक प्लेट को देने से वो दूसरी प्लेट और इस प्लेट के दरमियान 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाए तो समझ लीजिए कि ये जो कैपेसिटर है इसकी जो कैपेसिटेंस है वो 1 फैरड है। यानी द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज 1 फैरड इफ द चार्ज ऑफ 1 कूलम given to one of the plates of a parallel plate capacitor produces a potential difference of 1 volt between them। फिर एक बार सुन लीजिए कि अगर 2 प्लेट्स में से किसी एक प्लेट को आपने 1 कूलम चार्ज दिया और उन दोनों प्लेट्स के दरमियान 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बिल्डअप हो गया तो मान लीजिए कि ये जो कैपेसिटर है इसकी जो कैपेसिटेंस है वो 1 फैरड है। अच्छा, आप जैसे पहले बताया जो 1 फैरड है ये 1 कूलम पर वोल्ट के बराबर होता है। सो 1F इज इक्वल टू 1C ओवर 1V, C फॉर कूलम, V फॉर वोल्ट, F फॉर फैरड। अच्छा, तो फिर जो SI यूनिट है कैपेसिटेंस की वो क्या हुई फैरड। अच्छा, एक और चीज बताता चलूं कि ये जो फैरड है ये क्या है। फैरड एक बेसिकली इंग्लिश बड़े मशहूर साइंटिस्ट गुजरे हैं माइकल फैराडे, उनके नाम से हमने जो एक कैपेसिटेंस है उसका यूनिट रखा हुआ है फैरड। और याद रखें कि जब भी हम किसी यूनिट को किसी नाम को यूनिट के तौर पे लेते हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल नहीं लिखते। यही वजह है कि यहाँ फैरड का F जो है वो स्मॉल है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साबित करें यानी प्रूव दैट ओहम टाइम्स फैरड इज इक्वल टू सेकंड, यानी साबित करें कि ओहम मल्टीप्लाइड बाय फैरड जो है वो सेकंड के बराबर होता है। सो लेट्स स्टार्ट। पीछे हम एक इक्वेशन पढ़ के आए हैं Q इज इक्वल टू CV। इसमें Q चार्ज है, C कैपेसिटेंस है, V वोल्टेज है। अब इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, Q की जगह IT, C एज इट इज, V की जगह IR। बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? करंट का डेफिनेशन क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम। तो यहां से ये T इधर चला गया, I के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो Q क्या बचा? IT। और इसी तरह ओहम्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल टू IR। तो इस V की जगह मैंने ओहम्स लॉ के मुताबिक IR रख दिया और इस Q की जगह इस करंट की डेफिनेशन के मुताबिक IT रख दिया। अब ये वाला I इस I के साथ कैंसिल हो गया तो बाकी लेफ्ट साइड पे क्या बचा? T और राइट साइड पे C मल्टीप्लाइड बाय R। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था R मल्टीप्लाइड बाय C, यानी R को पहले C को बाद में और T को दूसरी तरफ ले गया। अच्छा, अब 1 सेकंड की दूरी पे हम इसके आंसर्स पे रह गए, बस इनके यूनिट्स लिखने हैं। अब आपको पता है कि जो रेजिस्टेंस है R फॉर रेजिस्टेंस उसका यूनिट क्या होता है? ओहम। और C कैपेसिटेंस उसका यूनिट क्या होता है? फैरड। और T टाइम उसका यूनिट क्या होता है? सेकंड। फिर सामने साबित कर दिया कि ओहम मल्टीप्लाइड बाय फैरड यानी ओहम टाइम्स फैरड इज इक्वल टू सेकंड। हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही मजे का और बड़ा ही खूबसूरत जो है वो क्वेश्चन है कि what are the similarities and differences between electric and gravitational forces। इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्सेस में कौन सी चीजें हैं जो सिमिलर हैं और कौन सी चीजें हैं जो डिफरेंट हैं। तो बड़ा ही मजेदार सवाल है। लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रिक फोर्स एक तरफ रखेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स को दूसरी तरफ रखेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स से मुराद ये होता है कि भाई इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से जो किया जाने वाला जो काम है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। अच्छा, तो भाई ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, सेम वही बातें होगी। तो सिमिलैरिटी क्या होगी कि दोनों फोर्सेस जो हैं वो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। अच्छा,
जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान होती है और इसका फार्मूला है F = K Q1 Q2 R²। इसमें जो K है ये कूलम्स कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। इसी तरह जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये 2 पॉइंट मैसेज के दरमियान होती है और इसका फार्मूला है F = G m1 m2 R²। इसमें m1 m2 जो है वो मैसेज है और G जो है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम किलोग्राम -2। अच्छा, आप जरा इनकी यूनिट्स देख लें, यूनिट्स बिल्कुल सेम है, बस C फॉर कूलम और kg फॉर किलोग्राम। यहाँ मैसेज हैं तो किलोग्राम, यहाँ चार्जेस हैं तो इसलिए कूलम आया। अच्छा जी, उसके बाद अब डिफरेंसेस शुरू हो गए। इट इज़ अ शॉर्ट रेंज फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है इसकी रेंज बहुत कम होती है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये लॉन्ग रेंज फोर्सेस है, यानी गैलेक्सीज तक फैली हुई है। कहाँ सूरज और कहाँ ज़मीन, उन दोनों के दरमियान जो फोर्स है जो इनको आपस में जोड़े हुए है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो यानी इसकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकती हैं, अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी। अट्रैक्टिव कहाँ होती है? अपोजिट चार्जेस के दरमियान, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा, जबकि अगर दोनों सिमिलर हैं तो रिपल करेगा। जबकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये हमेशा अट्रैक्टिव होती है, ये रिपल्शन नहीं होती इसमें। अच्छा, अब ये जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स ये मीडियम डिपेंडेंट है, मीडियम पे डिपेंड करती है। यानी अगर दो प्लेट्स ले लें आप, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की 2 प्लेट्स ले लें, उनके दरमियान जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है उसकी वजह से ये फोर्स कम या ज़्यादा होती है। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, मीडियम जो मर्जी हो इसने लगना ही लगना है। अच्छा, इट्स अ स्ट्रांग फोर्स, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है इलेक्ट्रिक फोर्स, जबकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये वीक फोर्स है, उतनी वीक नहीं है लेकिन वीक फोर्स है। अच्छा, इसके बाद जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इसको शील्ड किया जा सकता है, इससे अपने आप को आप बचा सकते हैं या किसी चीज़ को कवर कर सकते हैं और उसको इससे महफूज किया जा सकता है। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इससे हम अपने आप को शील्ड नहीं कर सकते, इससे हम अपने आप को किसी भी सूरत नहीं बचा सकते। हाँ, एक ही सूरत है कि हम ज़मीन के ग्रेविटेशनल फील्ड से निकल जाएं, लेकिन ज़मीन के ग्रेविटेशनल फील्ड से निकलेंगे तो किसी और के ग्रेविटेशनल फील्ड में चले जाएंगे, तब भी हम इस फोर्स से अपने आप को शील्ड नहीं कर सकते। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना और हमारा चैनल जिसका नाम मोहम्मद आफ्ताब है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।